बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीक का आज आगाज़ है, मंडे है, वीक का पहला दिन है, तो आप सब लोगों को कहेंगे जी अच्छे से अपने काम प्लान कीजिए, वक्त की पाबंदी कीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, दूसरे के कामों पर ध्यान मत दीजिए, चीज़ें आपकी खुद ब खुद अच्छी होने लग जाएंगी। और सबसे पहले दुआ है अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तंदुरुस्ती है, सेहत है तो सब कुछ है। खैर, कुछ सियासी सूरत हाल में गर्मा गर्मी जो आ रही है, गर्मा गर्मी नहीं बल्कि कुछ बहुत ही जो है ना अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रही। मैं भी शो से पहले यही बात कर रही थी। खैर, हमने कुछ खबरें भी डिस्कस करनी है, आज हमारे शो में गेस्ट भी होंगे, लेकिन आपको पता है जी हम आगाज़ करते हैं हमेशा की तरह। हमारा पहला सेगमेंट होता है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है आप तक पहुँचाएंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत के बारे में बात करेंगे जिसको हम नमाज कहते हैं। यह अहकमुल हाकिमीन का उम्मत मुस्लिमा पर ख़ास एहसान है कि दिन में 5 वक़्त फ़र्ज़ नमाज में से हमें गुज़रना पड़ता है, और वो ऐसे है जैसे हम अपने रब के साथ कलाम कर रहे हैं। कुरान हकीम में जा बजा अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया व अक़ीमुस्सलाह, कि सिर्फ़ नमाज को पढ़ना नहीं है, नमाज को कायम करना है। ख़ाशिऊन, खुशू व खुज़ू के साथ पढ़ना है। अपने जिस्म और रूह की हर चीज़ की तमाज़त को उसके साथ मिला के पढ़ना है। मैं ज़ीवकार नाज़रीन आपसे अर्ज़ करूँ, नमाज मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक का नाम है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमी अहले बैत की सबसे बड़ी महब्बत नमाज है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पूरा पैगाम और तरबियत का मामला हमें नमाज पर नज़र आता है। नमाज को ज़ेब व ज़ीनत बनाना है और इसी के मुताबिक में जीना है। नमाज सिर्फ़ अरकान को अदा करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने क़ल्बी ताल्लुक़ को रब्बुल आलमीन के साथ हकीकी मानों में जोड़ने का नाम है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक नमाज और दूसरी नमाज यानी कि फ़जर और ज़ोहर के दरमियान अगर आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हो और नमाज अदा करते हो तो पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नमाज क़ब्र के सवालात में से है। जन्नतुल फ़िरदौस के मामले में आसानी या मुश्किल इसकी वजह से है। इसलिए ये दावत है कि हम अपनी नमाज़ों को अल्लाह रसूल की रज़ा पर कायम करें और फ़लाह दुनिया और आखिरत की कामयाबी पाने वाले मोमिन बनें। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वालेकुम। ये था आज का पैगाम। आज की खबरें क्या हैं। सबसे पहली खबर, गवर्नर हाउस में पंजाब काबीना की हल्फ बर्दारी। 37 रुकनी पंजाब काबीना ने हल्फ उठा लिया। शहर की 23 अहम सड़कें तारीकी में डूबने लगीं। 1,30,344 लाइट पॉइंट्स बंद होने का इंकशाफ। शहर में नॉन स्टॉप डाके, डाकों ने फार्मेसी सैलून से लाखों रुपए लूट लिए। और पानी से भरे पार्क, डेंगू की आमाजगा। ये थी टॉप स्टोरीज। खबरों की डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा साहब। वक्त के लिए आपके सबसे पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर, मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, बिलाल यासीन, मलिक सैफुल मलूक खोखर, मलिक असद खोखर, उज़मा बुखारी, खलील ताहिर सिंधु हल्फ उठाने वाले वज़रा में शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ ये हल्फ बर्दारी तकरीब हुई, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, काबीना ने तो हलफ उठा लिया, लेकिन जो सियासी अदम इस्तेहकाम है अभी उसी जगह पर ही है, जो कि हमारे मुल्क के लिए, हमारी इकॉनमी, हमारी मईशत, क्या कोशिश की जा रही है? ये सियासी इस्तेहकाम करने की कोशिश की जा रही है, पावर दिखाने की कोशिश की जा रही है? ये जो काबीना ने हल्फ लिया, हम एक तरफ देख रहे हैं मामलात अदालतों में जा रहे हैं, दूसरी तरफ हल्फ बर्दारी तकरीब हो रही है। देखें पंजाब असम्बली में जो हुआ और डिप्टी स्पीकर ने जो वोट हैं मुस्लिम लीग काफ के जो मुस्तरद की है, उसके बाद तो यही है कि काबीना ने हलफ उठाया और उसी बुनियाद पर उठाया। गो के मामला अभी कोर्ट में है और आपके इत्तेहादी हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि फुल कोर्ट जो है वो बेंच बनना चाहिए और उसके बाद उसके समाअत होनी चाहिए। देखें आज उनका ये मुतालबा तस्लीम होता है या नहीं होता, लेकिन हमारे मुल्क में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं और ख़ास तौर पे डॉलर का जो उतार चढ़ाव है, बल्कि चढ़ाव है, उतार ही है, चढ़ाव तो बहुत कम ही नज़र आता है, कभी हो कोई पैसा, लेकिन रुपए के हिसाब से जो है वो
हमारा जो हमारे रुपए की कदर है वो उसी तरह उसकी मुसलसल नीचे आ रही गिर रही है। बिल्कुल। अब कहने का मकसद ये है कि असम्बली जिसको हम ऐवान कहते हैं और मुकद्दस ऐवान, जहाँ पर हम और आप लोगों के लिए जहाँ कानून साजी करनी होती है, जहाँ पर इस तरह के फैसले किए जाते हैं कि हमने करोड़ों आवाम के लिए आने वाले मुस्तकबिल में क्या करना है, उनके लिए मामलात, उनकी फलाह के लिए क्या इक़दाम करने हैं, वो अभी तक मुंजमद हैं। जब से देखें आपके विफाक की सतह पे जब आया अदम एतमाद, उसके बाद अभी तक मामलात उसी तरह चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी हैं, सूबों के वज़ीर आला भी हैं, और यहाँ पंजाब में भी वज़ीर आला हमदा शहबाज शरीफ हैं, लेकिन अब वो ट्रस्टी वज़ीर आला बन चुके हैं कोर्ट के ऑर्डर पे, लेकिन उनको बेअख्तियार कर दिया गया है। उसके बाद आप सोचें कि आपके लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देख लें सूबे में, आप महंगाई की सूरत हाल देख लें, तमाम जो डिपार्टमेंट्स, तमाम इदारे, उनकी जानिब से क्या काम किया जा रहा है, कोई एक काम भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में तो हुआ ही नहीं ना, उसमें तो FIA और नैब का जो तलवार है उन पर लटकती रही और कोई फलाही मंसूबा ना हुआ, ना किसी ने दस्तखत करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही थोड़े मामलात इक़्तिदार में तब्दीली आई, उसके बाद कुछ लोगों को हुआ कि ज़िमनी इलेक्शन में डेवलपमेंट के काम हुए, कुछ लोगों को थोड़ी तवक्कुआत बनी कि हमारा आने वाला जो मुस्तकबिल है उसमें शायद कुछ मामलात बेहतर होंगे, लेकिन अचानक फिर जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ ये पंजाब असम्बली में, उसके बाद अब लोग भी उस तरफ नहीं जा रहे। लोगों को भी अब हो गया है कि सुबह कुछ होता है, शाम में कुछ हो जाता है, और आज देखते हैं कि कोर्ट अगर आज फैसला देती है, क्या फैसला आता है, आया कि हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आला रहेंगे या फिर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाएंगे। ये तमाम मामलात अभी अदालत के पास चले गए हैं, अदालत ने इसका फ़ैसला करना। मैं आपको बताता हूँ, कल मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब का इजलास हुआ, उसमें हालांकि वो मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान के क़याम पर था कि मुहर्रम उल हराम ने हमने ज़ाब्ता इखलाक जो है वो किस तरह देना है, मामलात को किस तरह चलाना है। उसमें इस बात की निशानदही की गई और इस पर मुतालबा किया गया कि जिस तरह उलमा का बोर्ड बैठा है इसी तरह सियासी बोर्ड भी बनना चाहिए। जो इस वक्त सियासत के मामलात चल रहे हैं, चाहे मुहर्रम उल हराम हो, चाहे रूटीन की बात हो, अमन व अमान का जो क़याम है, इसमें सियासी जो मामलात हैं इसको एक साइड पर रख कर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो अब देखें, उलमा इकराम कह रहे हैं कि हम अगर तमाम मसालिक के लोग बैठकर मुत्तहिद होकर एक बात पर मुत्तफिक हैं, तो मेरे ख्याल में सियासत जान जो हैं उनको भी चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, टेबल पर आएँ और इस मामलात को आगे बढ़ाएँ, ताकि अवाम के जो फ़वाइद की बात है जिसका वो नारे लगाते हैं, इंतखाबात में जाएँ तो वहाँ पर भी यही बात की जाती है कि अवाम की फलाह की हमने बात करनी है। अभी ज़िमनी इलेक्शन में आप बात देख लें, यही नारे लगाए गए कि अवाम की फलाह की बात होगी, हम इनके मसाइल हल निकालेंगे। भाई आप तो अपने मसाइल में उलझे हुए हैं, अपने मसाइल से आप निकलेंगे तो हमारे लिए कुछ सोचेंगे। बिल्कुल ऐसा ही, और ये मुशावरती इजलास भी मेरे ख्याल से इसी सिलसिले की एक कड़ी है जी। अपने मसाइल पर गुफ्तगू की जा रही है। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर सियासी सूरत हाल पर नून लीग के रहनुमाओं का इजलास हुआ। ये जो इजलास हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, इसमें अभी सियासी मामलाती डिस्कस हो रहे हैं ना कि आगे की प्लानिंग क्या होनी है। उस पर जो मुल्की हालात हैं, उस पर जो आपने डॉलर की तरफ निशानदेही की, उस पर कहने को तो ये बहुत छोटी बातें हैं कि ब्रायलर का रेट कहाँ पर पहुँच के आए, आपके पेट्रोल का रेट कहाँ पर, आपकी दालें सब्जियाँ कहाँ पर, लेकिन ये अल्टीमेटली हर रोज़ लोगों को मुतासर कर रही हैं चीज़ें। देखें, विफाक और उसके बाद सूबाई हुकूमतें जब एक पेज पर आएंगी तो उसके बाद ये चीज़ें हल होंगी। आपने बात की पेट्रोलियम मसनूआत की, चलें उसका तो जिक्र कर दिया जाता है कि आपका डॉलर का रेट उस तरफ चल रहा है। आप बाकी महंगाई देखें, सिर्फ अशाए ज़रूरिया की चीज़ जो हैं उनको देख लें, आप सब्ज़ी और फलों की कीमतों में देख लें। उसकी क्या वजह है कि जब लोगों को पता है कि हुकूमत ही नहीं है और हुकूमती नुमाइंदगान या उनके साथ इदारे जो मुतहरिक होते थे किसी न किसी जगह पर गिरां फरोशी को रोकने के लिए, जायद कीमतें अगर वसूल की जाती हैं तो उनको रोकने के लिए आज गायब हैं। तो सियासत पर मशावरती इजलास इसलिए हो रहे हैं कि अभी तक हमारे विफाक और उसके बाद बिलखसूस जो पंजाब है हमारा, इसके दरमियान उस तरह के जो कानून साजी के हवाले से या वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। अभी केस अदालत में है, इसी पर बात हो रही है कि अब अदालत जो है वो किस तरफ फैसला देती है। तो मेरे ख्याल में अब अदालतों को भी इसमें जल्द अज जल्द फैसला कर लेना चाहिए। और दूसरी बात कि हुकूमती इत्तेहाद जिस तरह मुतालबा कर रहा है कि फुल कोर्ट बेंच बन जाना चाहिए, तो बना दें, उसमें जो डिसीजन आए एक ही दफ़ा आ जाए, ताकि उसके बाद के मामलात जो हैं आवाम और हमारे और आम जो आवाम है, करोड़ों आवाम जिनकी बात की जाती है, उनकी कोई बात सुन ले, उनके हवाले से कोई बात कर ले। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि अभी ये मामला जो हैं यहीं ठहरने वाले हैं। अब देखें, हमारे कुछ सूबाई जो वुज़रा हैं उन्होंने हलफ भी नहीं लिया। इसका क्या मतलब है कि अब अभी से हमारी इंतखाबी मुहिम चल रही है।
डोर टू डोर अभी फिर कैंपेन चलेगी आने वाले जनरल इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि सियासी पार्टी जो हैं वो आने वाले जनरल इलेक्शन की तैयारियों में आप मसरूफ हैं, लेकिन जब तक ये सियासत जिस तरह चल रही है कि दो पार्टियों ने अना का मसला बना हुआ है, नून लीग की बात करें या हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, पीटीआई के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, उसके बाद नून लीग के हमजा शहबाज शरीफ हैं, क्यू लीग उनको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जो शुजात हुसैन साहब के जब वो उन्होंने अपनी पार्टी को रोक दिया, वो उनके वोट मुस्तरद हो गए, तो फिर सियासत जो है वो वहीं पर ठहर गई, उसका ठहराव आ गया और आप देखते हैं अदालत उस पर कहाँ पर लेके जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इस तमाम तर मामले में फिर जो ज़ेर गौर बात है वो ये है कि अवामी मसाइल किधर हैं, अवाम की बात कौन करेगा। अलबत्ता ये तो सियासी पेशरफ जो है हर गुजरते दिन के साथ हो रही है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद शो में वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। खबर हमारे पास है जी, शहर की 23 अहम सड़कें तारीकी में डूबने लगी हैं, 1,30,334 लाइट्स ख़राब हैं। इससे क्या होता है जी, आपकी चोरी डकैती की वारदातें और फिर अगर मेन शाहराहों की हम बात करें, एक्सीडेंट वगैरह जो हैं इससे बहुत ज़्यादा होते हैं। और जिम्मेदारी किसकी है ये मुझे ये बता दें। देखें, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आपकी जिम्मेदार है, इसकी आपकी ज़िले इंतज़ामिया टोटल इस तरह के मामला जो है उसको देखती है। स्ट्रीट लाइट्स बेसिकली तो लगाए जाते हैं कि आपके जो आवाम है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और बिलखसूस जब रात को वो ट्रैवल करें और कहीं पर अगर अंधेरा है, तारीकी है, उसका फ़ायदा जो आपके लोग हैं वो उठाकर लूट मार कर लेते हैं, जो डाकू हैं या चोर हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसके बचाव के लिए होता है। लेकिन इसमें एक ज़रूरी जो लाइन मैंने पढ़ी है वो ये है कि 27 करोड़ 39 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। बजट होने के बावजूद काम ना करना, तो ये तो फिर टोटल जिम्मेदारी आपके मुतल्लिका इदारों और महकमों पर है कि आपको पैसे भी मिल जाएं। हमारे यहाँ ये रोया जाता है कि हमें फ़ंड्स मैसर नहीं, हम अपनी समरी भिजवाते हैं, ख़जाना की जानिब से फ़ंड्स हैं उनको मुस्तरद किया जाता है। यहाँ भी शायद ऐसा हो कि फंड्स की मंजूरी तो हो गई, मंजूरी दे दी गई है, आज तक अमल दरामद, वजह क्या है? अमल देखें फिर क्या है कि आपने टेंडर करना है, आपने ख़रीदारी करनी है, लाइट्स को ख़रीदेंगे, उसके बाद लगाएंगे, तो ये आपको बैठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो आप तो चाहते हैं कि हम दफ्तर में आसानी से बैठें, हमें पूछने वाला कोई ना हो बेसिकली। और ये बुनियादी जिम्मेदारी आपके मुतल्लिका इदारे जो हैं, आपकी ज़िली जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, ये उसकी जिम्मेदारी है। राव साहब कह रहे हैं ये भी वजह जो काम नहीं हो रहा ना, ये भी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह है। तो हमने हर चीज़ यही कहना है, सियासी अदम इस्तेहकाम ऐसे ही रहा तो आवाम के साथ यही होता रहेगा, महंगाई की सूरत में इसी तरह से आपको शहर में कोई काम नहीं होता नज़र आएगा। सो जब तक ये सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा ये मसाइल ऐसे रहेंगे। नहीं देखें, अगर आपके पास डीसी भी मौजूद है और कमिश्नर मौजूद है तो ये तो निचली सतह का काम है। आप तो सियासी अगर अदम इस्तेहकाम की बात करें तो वो तो वज़ीर आला का इंतखाब है या उस पर जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। ये तो निचली सतह पर आपकी जो जोन इंतज़ामिया है और उनका ये काम है कि वो स्ट्रीट लाइट्स को बेहतर करें। ये इनके करोड़ों रुपए के बिल्स होते हैं जो लेस्को इनसे वसूल करती है, ये उनको अदायगियाँ करते हैं, ये सारे मामला तो चल रहे होते हैं। अब क्या है कि अगर इलेक्शन आ जाए या आपकी निगरान सेटअप आ जाए फिर इसी तरह खामोशी होगी। मुझे नहीं लगता कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, बेसिकली उनकी अपनी नहली है, गफलत है, कोताहियाँ हैं, जिसकी बुनियाद पर ये मामला होते हैं कि आवाम की जो बुनियादी ज़रूरत है या उनके बुनियादी जो हकूक़ हैं उनको आपस से पुश डाल दिया जाता है। आपके पास पैसा मौजूद है, आप ख़रीदारी करें, स्ट्रीट लाइट्स लगा दें। सोलर जहाँ लगी हैं उनके सोलर प्लेट्स गायब हैं, वो सोलर प्लेट्स उनकी टूटी हुई हैं और कहीं पर लगी हैं। मुझे याद है जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला हुआ करते थे और उस वक्त तवानाई बहरान भी था, आज भी है, लेकिन उस वक्त कहा गया था कि एक वक्त में एक लाइट और आज भी है, हाँ आज भी है, और है भी सही है, हकीकत है, इससे तो ये रहेगा भी सही, ये कई साल रहेगा। शायद कोई डैम्स हम बना लें तो उसके बाद कोई मसला हल हो, अदरवाइज इसी तरह मामला चलता रहेगा। उस वक्त एक लाइट को बंद करके एक लाइट को रोशन किया गया, लेकिन तवानाई बहरान के बावजूद ये फैसला किया गया कि अहम शाहराहों पर रोशनी होनी चाहिए। उसकी क्या वजह थी? उस वक्त के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको अच्छी तरह से मालूम था कि शाहराहों पर अगर रोशनी होगी तो लोगों को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, वो किस तरह आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे। लेकिन आज नहीं है ऐसा। मेन शाहराहों पर एक खूबसूरती ऐड करती है ना, रात के टाइम आप निकलें बाहर
تو آپ کے لیے بنیادی ضرورتیں ہیں، آپ کے ایکسیڈنٹ وغیرہ اتنے اس سے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں تو نظر انداز کرنے والی ہیں نہیں. آج کل جیسے بارشیں ہو رہی ہیں تو سوچے جہاں پہ لائٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ حالات کیا ہوں گے. دیکھیں کیا ہوگا، مشکل ہوگی لوگوں کو. اگر پانی ہے، ایکسیڈنٹس کا آپ نے ذکر ایسا ہی کیا ہے. ہوگا، آپ کے انڈر پاسز میں لائٹس خراب ہیں، ایسے ہی بالکل. رات میں آپ گزریں آپ کے انڈر پاس میں آپ کو لائٹ نہیں ملے گی، اور وہاں آج اندھیرا کل تو جو ہوگا. بارشیں ہیں آپ کو کبھی علل صبح کبھی ساری ساری رات بھی بارش ہو رہی ہیں، مونسون کی بارشیں اس طرح سے ہی ہوتا ہے. تو یہ انتہائی غیر ضروری چیزیں سمجھی جا رہی ہیں جس پر جو ہے بالکل انتظامیہ میرے خیال سے ان کے اوپر رسپانسبلٹی میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ بہت زیادہ ہے کہ پرائز کنٹرول بھی انہوں نے دیکھنا ہے، یہ معاملات پرائز بھی انہوں کنٹرول نے کیا دیکھنا ہے. دیکھتے ہیں؟ میں وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ کوئی ایک کام تو ہم کہہ دیں کہ انتظامیہ ٹھیک سے کر رہی ہے، جواب ہی کوئی دینے کو تیار نہیں. دیکھیں بیسیکلی چیک اینڈ بیلنس اور احتساب کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے کام کرنا ہے، اس کی کوئی مانیٹرنگ ہوتی ہے، ان کی کوئی احتساب کا طریقہ کار ہے کہ ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے یا ان کو جزا سزا دی جائے، اس کے بعد یہ معاملات ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے چھوٹے ملازمین بڑے آفیسرز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ جس طرح مرضی کام کرتے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک آفیسر ہے وہ آئے ہیں، ان کو پیٹرول بھی مل رہا ہے، سرکاری گاڑی بھی ملی ہوئی ہے، دفتر ہے تو وہاں پہ اے سی بھی چل رہا ہے، ساری مراعات بھی موجود ہیں. ان کے کوئی گیسٹ آ گئے تو ان کو چائے بھی مل جائے گی، قہوہ بھی مل جائے گا، سب چیزیں چلیں گی. لیکن وہ اگر اپنے دفاتر سے باہر نکلیں اور ان کی جو بنیادی ذمہ داری اگر وہ پڑھیں اس سیٹ پر بیٹھ کر کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم نے لوگوں کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، تو شاید یہ کام آج ہم جو یہاں پہ تنقید کر رہے ہیں اس کی ضرورت بھی نہ پڑے. کاغذوں میں تو ایسے نشاندہی چیزوں کی کی کاغذوں میں تو جاتی پیسہ ہے. موجود ہے، لیکن اگر اس کو آپ یوٹیلائز نہیں کر رہے، ہمارا پیسہ ہے نا، ہم لوگوں کا ٹیکس ہے، اس سے آپ نے وصول کیا ہوا ہے، ٹیکسز کی صورت میں ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں نا، ایسے ہی ہے بالکل. وہ پیسہ اگر آپ دوبارہ ہم لوگوں پہ نہیں لگائیں گے، ہونے کے باوجود نہ لگانا، یہ بہت بڑا المیہ ہے. میرے خیال میں ان لوگوں کے خلاف کوئی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، کوئی کمیٹی. خیر کمیٹی کھیلنا تو وہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، اس میں جس چیز پہ مٹی آپ نے ڈالنی ہے اس پہ کمیٹی بنا دیں، لیکن کچھ مانیٹرنگ یا کچھ احتساب کا نظام ہو تو شاید اس طرح کے معاملات ہمیں دیکھنے نہ ملیں. بالکل ایسے ہی ہے. خیر یہ تو معاملہ اپنی جگہ بہت اہم معاملہ ہے لیکن نظر انداز کیا جا رہا ہے. اس سے بھی بڑا معاملہ شہر میں یہ جو چوری اور ڈکیتی کی صورتحال ہے یہ بگڑتی چلی جا رہی ہے. سیٹرڈے نائٹ مجھے ایسے ہی رات میں نے کھانا کہیں سے آرڈر کیا اور انہوں نے آنے سے منع کر دیا. میں نے ریزن پوچھی تو کہا کہ جی آپ کے علاقے کے سیکیورٹی کنسرن اس طرح سے ہیں کہ ہم یہاں پہ فوڈ ڈیلیوری نہیں کرتے. آپ اندازہ لگائیں کہ حالات شہر کے کیا ہیں. جگہ جگہ وارداتیں ہو رہی ہیں، فارمیسیز پر اس طرح بائک پہ ڈیلیوری کے لیے لوگ آ رہے ہیں، انہیں لوٹا جا رہے ہیں، موبائل فون چھینے جا رہے ہیں. تو یہ حالات ہے شہر میں. اس طرح سے کوئی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں محسوس کر رہا. خبر یہ ہے جی نان سٹاپ ڈاکے، فارمیسی، سیلون، لاکھوں روپے لوٹ لیے گئے. سو اندازہ لگائیں کہ شہری ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ جو گلی محلوں میں وارداتیں ہوتی ہیں نا، جاتے جاتے کوئی موبائل فون چھین کے لے گیا. شاید سپرا صاحب یہ تو اب کوئی بات ہی نہیں رہ گئی، یہ خبر ہی نہیں رہ گئی ہے کیونکہ یہ ہر روز کی بنیاد پر ہر دوسرے گلی محلے میں ہو رہا ہے. دیکھیں سب سے بڑی خبر بھی یہی ہے کہ آپ کو گھر کی دہلیز پر لوٹ لیا جائے، یا معمر خاتون یا ضعیف العمر خاتون جا رہی ہے اس کے کانوں سے بالیاں نوچ لی جائیں، ایسے ہی ہے. یہ سب سے بڑی خبر ہے. یا گھر کی دہلیز پر خواتین آئی ہیں یا کوئی شہری آیا ہے اس سے موبائل چھین لیا جائے. تو یہ سب سے بڑی خبر، اس کو آپ راہ زنی یا ڈکیتی کی واردات کہتے ہیں جس کو پولیس ہمیشہ چھپاتی ہے. سب سے بڑی واردات بھی یہی ہے اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی اسی وقت خراب ہوتی ہے جب اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں. آپ نے کہا کہ فارمیسی کو لوٹ لیا گیا، سیلون کو لوٹ لیا گیا، اس کی سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیجز سامنے آ گئی، اس کے باوجود یہ لوگ نہیں پکڑے جاتے ہیں تو عدالتوں سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں پھر وہی کام کرتے ہیں. 2-3 محرکات ہیں اس کے. ہمارے ہاں امن و امان کا جو قیام ہے وہ ناممکن کیوں ہوتا ہے، اور نوجوان شہری جو 22 سے 24-25 سال کے نوجوان ہیں وہ اس طرح کے کیوں کر رہے ہیں؟ ایک ان کے اگر انہوں نے تعلیم حاصل کر رہی ہے تو ان کو روزگار نہیں ملے گا. بالکل. اگر انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی تو ان کو ہنر کے ذرائع آپ نہیں دیں گے. ہنر حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ وہ ہنر لیں اور اس کے بعد کوئی اپنا کام کر سکیں گے. یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو نوکری کے لیے یا روزگار حاصل کرنے کے لیے کہیں پہ جانا پڑے تو ان کو روزگار نہیں ملے گا. جب آپ کہیں کہ ہمارے جو شہری ہیں یا نوجوان نسل ہے وہ اس طرح کے جن کے گھر میں میں کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کچھ اس طرح ہو کہ فاقوں تک بات چل رہی ہو اور پھر ایک کمانے والا ہو اور اس کے بعد روزگار نہ ہو،
تو الٹیمیٹلی اس طرح کے معاملات آپ کے پاس سامنے آپ مجھے آتے ہیں۔ صرف یہ بتا دیں، یہ چیزیں کوئی نئی تو ہے نہیں، آپ جس طرح سے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، ہمارے کرائم رپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب چیزیں الٹیمیٹلی ہماری موجودہ صورتحال سے جڑی ہیں۔ جب لوگوں کو فاقے پڑے ہوں گے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہوگا تو چوری ڈکیتی بڑھیں گی۔ یہ اگر ہم اسی ریزن پہ اکتفا کرتے جائیں تو پھر نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں پرس چھین رہے ہیں، موبائل فون چھین رہے ہیں، معاشرہ ہمارا کس ڈگر پر جا رہا ہے، پھر کہاں رہ جاتی ہے؟ دیکھیں منشیات کا استعمال آپ دیکھ لیں، نوجوان نسل اس میں ملوث ہے، سارا آپ کا نوجوان جو ہیں، ایون یونیورسٹیز کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس میں ہیں، وہ منشیات کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بات کی کہ روزگار، مجھے بتائیں کہ جس کو آپ 8-10 گھنٹے کے لیے روزگار دے دیں گے یا کسی دفتر کو جا کر اس نے کام کرنا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ مہینے بعد تنخواہ ملے گی، ہاں، اور آپ مصروف بھی ہو گئے نا، مصروف ہو جائیں گے، ذہنی طور پہ آپ کو ہوگا کہ میں نے صبح جانا ہے، میں نے تیار ہونا ہے اور اس کے بعد جا کے نوکری کرنی ہے، تو میرا نہیں خیال کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آئے گا۔ جس نے صبح اٹھنا ہے اور اس کے بعد سارا دن یہی چیزیں ہونی ہیں کہ روزگار بھی نہیں ہے، اس سوسائٹی میں جا کر بیٹھے گا جن کو اور کام نہیں ہے، وہ جب مل بیٹھیں گے تو پھر اس طرح کی پلاننگ اور اس طرح کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں حکومت اس کی ذمہ دار ہے براہ راست، اگر روزگار دینا ہے۔ آپ دیکھیں، مجھے بتائیں کہ پچھلی گورنمنٹ میں کتنی کوئی آئی ہے، کوئی ایک اسامی آئی ہے؟ لوگ بے روزگار ہی ہوئے ہیں، ڈیلی ویجز لوگوں کو نکال دیا گیا، ایسے ہی ہے۔ بہت ساری کمپنیز میں جو کام کرتے تھے ترقیاتی کام روک دیے گئے، ان کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا۔ بتائیں مجھے، اچانک آپ نوکری سے کسی بندے کو فارغ کر دیں تو وہ کیا کرے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ سب چیزیں الٹیمیٹلی جڑی ہیں آپ کی موجودہ صورتحال سے، جو شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں بڑھی ہیں، لیکن اس میں پولیس کی کارکردگی اس پہ جو ہے وہ ہمیشہ سے کوسچن مارک رہا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے علاقے کی پولیس کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن کب یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ویلکم بیک۔ خبر ہمارے پاس کیا ہے جی؟ خبر یہ ہے کہ بار بار ہم نے بلکہ پراپر شو بھی کیا تھا، ڈاکٹر سومیا کو انوائٹ کیا تھا اور بتایا تھا کہ ڈینگی کا خطرہ کیونکہ مونسون بارشیں مزید بڑھ گیا ہے، لیکن انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ بار بار ہم جی، کیونکہ ہمارے پاس خبریں ہی انتظامیہ کی غفلت سے ریلیٹڈ آ رہی ہیں، جہاں پر پانی جمع ہے، بہت سارے پارکس ایسے ہیں، بہت ساری چھتیں ایسی ہیں جہاں پر اس طرح سے چیکنگ نہیں کی جا رہی، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا جی؟ ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ ہوگا۔ شاید سپرا صاحب یہ موسم ایسا ہے، بارشیں تو ہو رہی ہیں لیکن انتظامیہ اتنی ایکٹیو نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کوئی ایسا کام جس میں انتظامیہ آپ کو ایکٹیو نظر آ رہی ہو؟ کوئی میں ایک تو بتا وہی کہہ رہی دیں، ہوں نا۔ کوئی ایک بتا دیں۔ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی دیکھیں نہیں۔ ڈینگی اور ساتھ میں کرونا ہمارا پھر اسی طرح اس کی شرح بھی مسلسل بڑھ رہی ہے، اور یہ جو امراض ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو کتنا نقصان ہوا، اموات بھی ہوئیں، اس کے باوجود اگر ہم لوگ اس پر قابو نہیں پاتے اور ناکام ٹھہرتے ہیں تو خدا نخواستہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ مجھے بتائیں، روزانہ کی بنیاد پر بارشیں ہو رہی ہیں، ویدر جو ہے ڈپارٹمنٹ ان کی جانب سے آپ کو پیش گوئی بھی کر دی جاتی ہے کہ بارش کب ہوگی، کس وقت میں ہوگی۔ ایک وقت تھا جب آپ کا ڈینگی وائرس پھیل رہا تھا یا ڈینگی لاروا کی افزائش ہو رہی تھی، اس وقت میں قبرستانوں کی صفائی ہوا کرتی تھی، ٹائر شاپس کے حوالے سے چیکنگ کی جاتی تھی، ان کو اویئرنس دی مجھے جاتی یاد ہے تھی، ہاسپٹلس کی چھتوں پر جا کے چیکنگ کی جاتی گھروں کی چھتوں پہ جاتے تھے، بالکل۔ آپ کے واٹر کولر جو ہیں ان کی چیک کرتے تھے، ایئر کولر جو ہیں ان کی چیک کرتے تھے، گملے اگر آپ کے گھر میں موجود ہیں ان کی چیکنگ کی جاتی تھی، ایون آپ کے گھر میں جو فریج ہے اس کی ٹرے جو ہے وہ اٹھا کر چیک کی جاتی تھی۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا تھا جب ایڈمنسٹریشن ہوا کرتی تھی اور متحرک آپ کو نظر آتی تھی، لیکن آج وہ ایسا نہیں ہے۔ آج تو آپ نے سب کچھ، عوام کو اپنے مسائل ہیں، ان کو پڑی ہوئی آٹا گھی چینی ہم نے کس طرح پورا کرنا ہے، ان کے اپنے معاملات ہیں، ان کے اپنے بجٹ متاثر ہوا ہے، لیکن دوسری جانب اس طرح کی جو وبائی امراض اگر پھیل رہی ہیں اس کی وجہ سے اگر جو نقصان ہوگا تو براہ راست آپ کی گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی۔ دیکھیں جب ڈینگی آیا یا کرونا آیا، کرونا پہ تو کم ہوئی لیکن اس میں سماجی فاصلے کا مسئلہ تھا، لیکن ڈینگی جب پھیلا اس کے بعد آپ کے تمام ڈپارٹمنٹس کو روز پر نکالا۔ میں ایک منٹ آخری بات کہہ رہا ہوں، آپ کے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں، آپ کے دیگر ڈپارٹمنٹس میں اویئرنس دی گئی، ورک شاپس کا انعقاد کیا گیا، ایسے ہی ہے، ریلیز نکالی گئی، واک کی گئی۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور پھر اس دفعہ تو گورنمنٹ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے ڈینگی کو کنٹرول کیا، تو اب کس چیز کا انتظار ہے؟ اب یہ جو اب وہ وفاق میں ہیں جو کنٹرول کیا کرتے تھے، اب یہاں نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ جو کل وزراء کی حلفبرداری تقریب ہوئی، آئی تھنک صحت کے وہی وزراء ہیں جنہیں چارج سونپا گیا، لیکن اس وقت جو شہباز شریف صاحب ہوا کرتے تھے ان کو پتا تھا کہ ہم نے ڈینگی کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، اور انہی کے ہی دور میں آیا، انہی کے دور میں کنٹرول ہوا، اور اس کے بعد اس کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہوا، لیکن اب دوبارہ وہ پروان چڑھ رہا ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حمزہ صاحب کے بس کا کام نہیں ہے؟ دیکھیں حمزہ صاحب کو تو آپ ابھی سیدھا ہی نہیں ہونے دے رہے، ابھی تو ابھی صبح کچھ ہوتا ہے، شام میں کچھ ہو جاتا ہے، اگر ان کو کہیں
इख्तियारात मिलेंगे और वो अगर वो वापस आएंगे तो शायद वो अपने वालिद की तरह अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन चला सकें, और चलानी भी चाहिए जिसकी आए लोग तवक्को कर रहे हैं। टीम पे मैटर करता है ना, टीम आपकी वही है जिसने पहले काम किया। टीम तो उस वक्त बनाने देंगे ना जब वो कहीं बैठेंगे। हमारे यहाँ तो जो सियासी अदम इस्तेहकाम अभी चल रहा है, कहीं पर सियासत रुक ही नहीं रही। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं तो अवामुन नास से यहाँ अपने प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करूँगा, छोड़ दें गवर्नमेंट के इदारों को, छोड़ दें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, अपने घरों में अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, छत पर जाएं, अगर किसी जगह पानी खड़ा है, इवन आपके बोतल की ढक्कन में भी पानी जमा है तो उसको भी गिरा दें। अब जिन घरों के सामने ग्राउंड्स हैं, जिन घरों के आगे छोटे छोटे बागात हैं, वहाँ पर उस पर अवाम क्या कर लेगी? चलिए अपने घरों में तो हम चेकिंग कर रहे हैं, अपनी इंतजामिया को एक्टिव होना पड़ेगा शायद से। एक पार्क में तो आपने मछलियां शायद छोड़ दी हैं कि वहाँ पानी जमा था, और वहाँ भी कोई सिफारिश आई होगी। वहाँ पे फार्म हाउसेज हैं, जो एरिया है वहाँ पे फार्म हाउसेज हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं जो रिटायर्ड हैं वहाँ रहते हैं, शायद उनकी वजह से ऐसा हो गया हो। लेकिन बाकी जो शहर का इलाका है, आप ये मज़ाफ़ात में जाएं ना, आप पोश इलाके को छोड़ें, आप थोड़ा सा मज़ाफ़ात में जाएं, हरबंसपुरा वाला साइड पे जाएं, शादरा है, काना है, इस साइड पे जाएं, क्या हालात हैं। सर आप और कहीं ना जाएं, आप कज़ाफ़ी चले जाएं, वहाँ पे अभी भी आपको पानी मौजूद है वहाँ पर। फिर जब पानी अच्छा, फिर सबको पता भी है कि जहाँ बारिश का पानी जमा होगा फिंगर टिप्स पे है चीज़, वहाँ पे इसकी अफजाइश होगी। बिल्कुल। लेकिन वो आपके देखें, या मैं कहता हूँ कि आपकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को कंट्रोल कोई नहीं कर रहा, उनकी कीमतों को कोई नहीं पूछ रहा, तो फिर डेंगू को कौन पूछेगा? लेकिन जी आप लोगों ने फिर बात वही आगे खुद इस चीज़ की एहतियात करनी है। अदरवाइज अस्पतालों में अगर अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, वहाँ पर हालात कोई नहीं है जी। अगर आप कहें कि वहाँ पे इंतजाम मुकम्मल है, वहाँ पर भी जाके गरीब को धक्के खाने पड़ते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। ट्रांसपोर्टर्स की खबर ये है कि 2 अगस्त से पहिया जैम हड़ताल का इन्होंने ऐलान कर दिया है। बात फिर वही है, महंगाई, बेजा टैक्सेस, पर्ची के नाम पर जो पैसे वसूल किए जा रहे हैं उस पर इन्होंने एहतजाज करना है। अगर ये एहतजाज करते हैं तो क्या होगा? आपके फिर अल्टीमेटली अवाम पर आके इसके असरात निकलेंगे, क्योंकि आपका शहर से ट्रांसपोर्ट आना जाना रुक जाएगा, तो यहाँ पर सब्जियाँ नहीं पहुँचेंगी, यहाँ पर अशिया खुदनोश नहीं पहुँच पाएंगी, और मसाइल फिर वैसे। देखें इस वक्त जो हर तबका है परेशान तो है, आपकी महंगाई, उसके बाद बिलखसूस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बढ़ना, और उसके चाहे आप लोकल सतह पे ले लें या उसके बाद दीगर अजला में जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है उसकी बात कर लें, या गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात हो जाए, सब परेशान है। जो आपने जिक्र किया कि अगर हड़ताल पर चले जाते हैं, जिस तरह उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि हम 2 अगस्त से हड़ताल पर जाएंगे, उसकी क्या वजह है कि टैक्सीज़ हैं आपके, उसके बाद परचेज सिस्टम है जिस पर आप, उसके बाद अड्डे पर आपको अगर गाड़ी खड़ी करनी है तो उसका इजाफी पैसे वहाँ पे अदायगी करनी है। इन तमाम मुहर्रिकात को मिलाकर जो ऑनर है, जो ट्रांसपोर्ट चला रहा है, अगर उसकी बचत कम हो रही है या उसका बजट मुतासिर हो रहा है, पेट्रोल तो कहते हैं महंगा हम अफोर्ड कर रहे हैं, गाड़ियों के हमारे नुकसान हो जाए तो हम अफोर्ड कर रहे हैं, और उस पर उस तरह से किराए अगर हम बढ़ा दें तो हम पर जो है वो फिर गिरफ्तारियां की जाती हैं। देखें एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जो कारोबारी शख्सियात हैं वो अपने आप को नुकसान कभी भी नहीं होने देती। आप रिश्तेदार इस कारोबार से वाबस्ता हैं, चाहे उनसे पूछ लीजिएगा, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि नुकसान हो। अल्टीमेटली उसका बोझ किस पे पड़ेगा? हमारी आवाम की जेबों पर पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत बढ़ेगी, या पर्ची सिस्टम या टोल टैक्स या कोई भी टैक्स उन पर आयद किया जाएगा, उसकी जो इनकम है वो हम लोग जब उनसे जाएंगे कि हमें रेंट के लिए या हमने कहीं ट्रैवल करना है, सामान भिजवाना है, उस सूरत में वसूल किए वक्त बहुत कम है, 10 सेकंड रहेंगे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन ब्रेक होगी, हेडलाइंस के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। किसी भी मुआशरे में ताजिर बिलाशुबा बहुत अहमियत के काबिल है, क्योंकि आपकी मुआशरे में तरक्की और कारोबार का बेहतर होना ताजिरों के साथ ही जुड़ा है, जिन्हें रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी कहा जाता है। सो इस वक्त जो डॉलर की मौजूदा सूरत हाल है, इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, आम आवाम कहती है दुकानदार जो हैं वो उन्हें 2-2 हाथों से लूट रहे हैं और महंगाई कह रहे हैं। ऐसे में गलत भी कुछ नहीं है, कुछ हमारे यहाँ कुछ नहीं बल्कि बहुत बड़ी तादाद में मुनाफाखोर भी हैं, लेकिन ताजिरों के अपने मसाइल भी बिलाशुबा, जैसा कि हमने ट्रांसपोर्टर्स की बात की, इसी तरह ताजिरों के भी कुछ मसाइल हैं जिनको हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ताजिरों के असल में मसाइल क्या हैं?
शहर की मार्केटों में जो ताजर काम कर रहे हैं, मार्केटों से रिलेटेड मसाइल, पार्किंग से रिलेटेड मसाइल, इसके साथ साथ जो मौजूदा महंगाई है, इससे ताजर कितने मुतासर हो रहे हैं, डॉलर की जो कीमत हर रोज़ बढ़ रही है, ताजरों को इससे क्या मसाइल हैं, इस पर हम बात करेंगे जी। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान फ़हीमुर रहमान सहगल साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन प्याफ हैं। अपने शो में उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। क्या हाल चले आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। अभी जो मौजूदा हमारे पास सूरत हाल है, मुआशी तौर पर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। वजूहात आपको इसकी क्या लगती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जो इस वक्त जो करंट बर्निंग इशू है, वो आपको पता है, आम पब्लिक जिनका तल्लुक डॉलर से नहीं भी है, वो भी आज डॉलर कर रहे हैं। सो पहले हम इस जो रूट कॉज होती है ना किसी बीमारी की, जब आप जड़ तक पहुंचते नहीं हैं उस वक्त तक उसका यानी आप इलाज नहीं कर सकते। ये जो हमारी इंपोर्ट होती है ना, ये बेसिकली हमारे एक्सपेंस हैं, ठीक, सादा लफ्ज़ों में आप यूँ समझें। और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो चीज़ें हम बना के बाहर भेजते हैं, वो हमारी इनकम है। इनकम। सो जो हमारी इनकम जो है इस वक्त हमारे एक्सपेंस से बहुत कम है। अच्छा जी, मैं 2021 में लास्ट ईयर जो है ना, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो तकरीबन 1.18 बिलियन US डॉलर था, जो अब बढ़ के जुलाई 2021 से लेकर अब मई 2022 में ये 15.15 बिलियन US डॉलर, यानी एकदम इतना इसमें यानी गैप आ गया। सो ये हम इस वक्त खसारे में हैं और शदीद खसारे। ज़ाहिर है इस खसारे को पूरा करने के लिए हमें पैसे चाहिए, और बैंकों के पास पैसे नहीं हैं। वो जो हमारी इस वक्त इंपोर्ट्स इस वक्त मौजूद हैं, वो पैसे देने के लिए। सही। सो ये इस वक्त बहुत बड़ा इशू है। इसीलिए हम IMF के पास भी गए हैं, इसीलिए हम अपने दोस्त ममालिक के पास भी गए हैं। तो जब तक हम अपने इस इशू को रिजॉल्व नहीं करेंगे, जब तक हम सेल्फ रिलायंस की तरफ नहीं जाएंगे, हम खुद मुख्तारी की तरफ नहीं जाएंगे, हमें ये गैप किस तरह पूरा करना है, जब तक ये इशू हम इसको हाईलाइट नहीं यानी करेंगे। आपने जो पॉइंट उठाया वो ये है कि डॉलर की कीमत जब ऊपर जाती रहेगी, तब हम मुआशी तौर पर जो है वो गिरावट का हम भी शिकार डेफिनेटली। देखें, मैं पिछले ये जो नई रिजीम आई है, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उस वक्त डॉलर को तकरीबन 180 पे ट्रेड हो रहा था। ठीक। आज मौजूदा कीमत वो है वो तकरीबन 235 है। सो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें कि अगर 10 रुपये डॉलर के बढ़ते हैं ना, तो इन्फ्लेशन जो है वो 1.5% बढ़ती है। तो एक तो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन आपको पता है, पोस्ट कोविड जो आफ्टर इफेक्ट्स थे, बिल्कुल, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी। फिर उसके साथ यूक्रेन और जो रशिया की जंग है, इसकी वजह से कमोडिटीज़, ऑयल प्राइस और बहुत सारी दूसरी जो है फूड कमोडिटीज़ की प्राइस बहुत बढ़ी हैं। सो अब यानी अब अगर अब डॉलर बढ़ने की वजह से ये कोई ये जिस फिगर से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये कोई 7.5% के लगभग बनती है, तो ये भी बढ़ जाएगी। तो हमारे मुल्क के अवाम तो इस चीज़ के मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते, क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ जो सोर्स ऑफ इनकम है हमारे लोगों के, वो इतने ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। आपके एंड से हमने मुआशी इमरजेंसी की एक टर्म सुनी, क्यों ज़रूरत इसकी महसूस हो रही देखिए, है? इस वक्त जिस तरह आपने देखा होगा, हमारे मुल्क में एक ज़लज़ला आया था, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया था, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इस तरह लास्ट ईयर हमने देखा NCOC बना, जब कोविड यहाँ पे आया तो वो NCOC ने बड़ा अच्छा काम किया। वो एक एमरजेंसी की सूरत हाल है। वो इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, मेरे ख्याल में वो भी कोई इस चीज़ की मुतकाज़ी है बिल्कुल कि आप हम सही कोई कह रहे हैं। ऐसा इदारा बनाएं जिसमें गवर्नमेंट की जो मुआशी टीम है, इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी की जो एक हाई लेवल के लोग हैं, उनको बिठाएं, ट्रेड और इंडस्ट्री के लोग और सारे लोग, इवन के पॉलिटिकल जो जमातें हैं ना, वो भी अपना सर जोड़ के बैठे। होल्डर्स होने चाहिए। फ़हीम साहब, मुझे एक उलझन सी है, समझा दें। अवाम कहती है कि ताजिरों ने दो हाथों से लूट रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। जैसे पता चलता है कोई चीज़ महंगी होने वाली है, स्टोर कर ली जाती है, फिर जब वो महंगी होती है तब सेल की जाती है। आप लोग कहते हैं कि आप लोग जिम्मेदार नहीं हैं, आपके पास ताजिर आते हैं, अपने इश्यूज़ बताते हैं, बेसिक फिर जिम्मेदार कौन है इस तमाम तर सूरत हाल का? देखिए, इस बात का सिंपल से जवाब तो यही है कि मिन हैसुल कौम जो है ना, हम कोई हमारा करैक्टर
कोई इतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल और देखें जब हम एज इंडिविजुअल अगर अपने आप को देखें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, हमें अंदाजा हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल कि हम अगर हम उसको अपनी ट्रेड बॉडी को या अपनी सियासत को, ये जो सोसाइटी है ना, ये बहुत सारे शोबों को मिला के बनती है। एग्जैक्टली इसकी जो रिफ्लेक्शन है ना, वो एक इंडिविजुअल सेक्टर से नहीं है, ये सारी जगह हमारे, ये नहीं आप अपने आप देख लें कि आपके जो ये जो मीडिया है, इसी तरह आपका ये जो ट्रेड है, इसी तरह आपकी जो सियासत है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, सेगमेंट्स है जो सेगमेंट मिलते हैं, एक रिफ्लेक्ट एक नेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली हम नेशन वाइज को इतने, हमारा करैक्टर को इतना अच्छा नहीं है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हमारा असल मसला मुआशियात नहीं, इखलाकियात है। बिलाशुबा आपने बिल्कुल सही बात की है, बिल्कुल सही बात। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है, फिर वो सियासत, चूँकि जो लीडरशिप होती है ना, वो ट्रिकल डाउन करती है, उनका करैक्टर सोसाइटी में ट्रिकल डाउन। तो जब आप ऊपर वाले लेवल पे अपना जो करैक्टर इस तरह का शो कर रहे हैं, आजकल मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं करूँगा, मेरा मतलब है जितने भी इस वक्त हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो कोई अच्छा जेस्चर शो नहीं कर रही। इस वक्त उनको चाहिए, मुल्क जिस सूरत हाल से दोचार है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसमें बहुत बड़ा उसकी भी बहुत बड़ा हाथ बहुत बड़ी, बिल्कुल। तो उसको देखें, अदरवाइज़ यकीन करें इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज बहुत नीचे की तरफ जा रहा है। मूडीज़ ने हमारी रैंकिंग पॉजिटिव से पहले मनफी की, अब एक और इदारा है इंटरनेशनल फिच, उसने भी हमें मुस्तहकम से मनफी कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये हमारे हक, हमारे मुल्क के हक में नहीं जा रही। हम बिल्कुल ऐसे नहीं थे, हम एक बहुत बड़ी, हमारा मुआवजना, जब आप यकीन करें श्रीलंका से लोग कहते हैं ना कि हम श्रीलंका और ये अफ्रीकन, ये घाना और इस किस्म के मुल्कों से, तो हमें बड़ा दुख होता है। यकीन करें, हम वो मुल्क हैं जिसका 60s का जो प्लान है, वो लेके कोरिया ने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया। बिल्कुल ठीक है जी। इसी तरह 90s में मनमोहन सिंह खुद कहते हैं कि हमने आपका प्लान लेके अपनी जो है इकोनॉमी बेहतर की थी। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि अभी जो हमारी मुआशी सूरत हाल है, कुछ बहुत अच्छा पॉइंट उठाया जी, अखलाकियात इसमें बहुत मैटर करती हैं। फिर इस पे बिलाशुबा ये जो हमारा सियासी अदम इस्तेहकाम चल रहा है, सो जब तक ये सियासी तौर पर हमें सूरत हाल कुछ क्लियर नज़र नहीं आती, इस तरह से मुआशी तौर पर हम भी मुसलसल परेशानी का शिकार रहेंगे। जी डेफिनेटली, बिल्कुल। आप हरगिज़ ये ना समझें कि ये, अगर देखें आप अगर IMF की बात करते हैं, आप किसी भी वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, तो वो क्या देख नहीं रहे हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? एक तो हमने उनसे पैसे लेने हैं, फिर आप उनको अपना क्या करैक्टर शो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, जिसने पैसे देने होते हैं, वो आपकी स्टेबिलिटी, आपके जो है ना, आपकी वर्थ को भी वॉच कर रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। आपके पास मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर आते हैं, ताजिर आते हैं जिनके मसाइल हैं, कुछ के कंटेनर्स जो हैं वो टाइमली नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिर हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़, लैपटॉप्स, इस पेशे से मुंसलिक जो लोग हैं, उनके मसाइल अपनी जगह हैं। किन किन मसाइल की निशानदही की जाती है बेसिकली? इस वक्त अगर आप बात करें जो मौजूदा सूरत हाल है, इस वक्त तो यूँ लगता है कि जहाँ भूचाल फसीले बामुदर में रहते हैं, हमारे हौसले देखें कि ऐसे घर में रहते हैं। इस वक्त तो जितने भी सेक्टर हैं हमारी ट्रेड और इंडस्ट्री के, सब तरफ बहुत बुरा हाल है। और अफसोस की बात यह है कि हमें, जैसे मैं अपनी ट्रेड की अगर बात करता हूँ, मार्केट्स के लोग आते हैं, वो पहले आते हैं, जनाब हमारी पार्किंग का इशू है, हमारे मार्केटों में सफाई नहीं है, हमारे जो है सड़क ट्रैफिक का मसला है। सो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है ना, जिस तरह आप देखें ना, ऊपर वाले लेवल पे हमारी जो असेंबलीज़ में जो है उनका काम लेजिस्लेशन होता है, वो लोग भी ये तरक्याती कामों में, सड़कें, ब्रिज और ये ट्रांसपोर्ट की तरफ लगे रहते हैं। इसी तरह वो, जिस तरह मैंने पहले आपसे जिक्र किया था, ये चीज़ें नीचे की तरफ, वो अपने दूसरी लीडरशिप की तरफ भी ये रिफ्लेक्ट करती हैं चीज़ें। तो हमारे यहाँ हमारा बेसिक काम जो है बिज़नेस कम्युनिटी की जो लीडरशिप का, वो ये नहीं है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ये छोटी मोटी सड़कें, पार्किंग की तरफ, ये चीज़ें गवर्नमेंट मुहैया करती है। उसके बाद ये आप जो है बिजनेसमैन को कहते हैं कि आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको हमने दिया, अब आप परफॉर्म करके दिखाएं। सो हमारा बेसिक इशू ये है कि हमें पहले उस तरफ उलझा दिया जाता है, फिर वो जो सॉल्यूशंस हैं, ये बिजनेस इकोनॉमी कैसे बेहतर करनी है,
اس کا ہمیں موقع نہیں دیا جاتا کہ ہم آپ کو وہ چیزیں بتائیں کہ ہماری ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیسے کم ہوگا, ہم نے اپنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کیسے امپروو کرنی. بالکل, یہ جو ٹائمنگ ریلیٹڈ مارکیٹوں کا ایشو چل رہا ہے, آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کو؟ جی بالکل, دیکھیں گورنمنٹ کوئی بھی کام اگر کسی چیز کو بہتری کے لیے, امپروومنٹ کے لیے, ڈسپلن کے لیے کرتی ہے تو وہ ضرور ہمیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تو میک شیور کریں نا کہ اگر آپ نے رات کو مارکیٹیں جلدی بند کروائی ہیں تو دن کے وقت پھر اس کی جو الیکٹریسٹی کی اویلیبلٹی کو تو میک شیور کریں. ہاں, یہ آپ نے اچھا پوائنٹ, میں نے بھی اس دن یہ چیز مینشن کی تھی کہ پھر تاجروں کو ڈے ٹائم میں لائٹ, کیونکہ بہت ساری مارکیٹیں ایسی ہیں, آپ اندرون شہر والی سائڈ پہ چلے جائیں, آپ لوگ اندر نہیں جا سکتے ہیں. اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے, شاہ عالم مارکیٹ کی بیسمنٹس میں کام ہو رہا ہے, اور اگر رات کے ٹائم انہوں نے جلدی دکانیں بند کر کے جانا ہے, دن میں آپ کو پتا چلے گا جی لائٹ ہی 2-3 گھنٹے نہیں آ رہی, تو پھر ان کا کام بھی تو سر اس وقت جو معاشی صورتحال ہے, ایک طرف ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹیکسیز بھی چاہیے, ہمیں جو آپ نے جو ٹیکس ٹارگٹ اپنا بڑھا دیا ہے کوئی تقریباً $750 ارب کے قریب, 700 ارب پاک روپیز کے قریب آپ نے یہ جو اگلا ٹیکس وہ جو رکھا ہے ٹارگٹ, اس کو کلیکشن کے لیے بزنس ایکٹیویٹیز چاہیے نا. بڑے تاجر جو ہیں ہمیشہ یہ شکایت بھی کی جاتی ہے کہ وہ ٹیکس نہیں پے کرتے ہیں, عام لوگوں پر جو ہے وہ زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. جتنے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں یہ ٹیکس چوری کرتے ہیں, جس کا بوجھ پھر عام عوام پر آتا ہے. اگری کرتے ہیں آپ اس سے؟ سماؤ دیکھیں, جب آپ چیزیں آپ نا اس وقت چند لوگوں سے ٹیکس لے رہے ہیں تو بار بار آپ انہیں کو نچوڑیں گے. صحیح, آپ کے ہاں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ایکچولی جو ہے وہ 1% لوگ بھی, جو آپ سیلریز پرسن اگر ان کو نکال لیں تو 1% لوگ بھی ٹیکس نہیں دیتے. تو جو آپ کے پاس موجود جو ٹیکس جو فائلر ہیں, آپ بار بار انہیں کو نچوڑتے ہیں, پھر ان سے شکوہ بھی کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس نہیں دیتے. تو یہ بڑی عجیب حیرت انگیز بات ہے. آپ کو بیسیکلی چاہیے, اس وقت ہمارے ملک کا ایشو ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے کسی بھی طریقے سے. بالکل ایسے ہی ہے. میسج کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والے کو؟ میں میسیج دینا چاہوں گا, دیکھیں اس وقت ہمارا ملک جو ہے بڑی ایک کرائسس سے گزر رہا ہے. سو ہمیں ایز اے نیشن ہمارے حکومتی ادارے ہوں, ہماری پولیٹیکل جماعتیں ہوں, ہمارے بزنس اسٹیٹ کے لوگ ہوں, ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور اس کے سلوشن کی طرف آنا چاہیے. ہم یقین کریں ہمارے پاس اتنے سورسز ہیں, بلکہ میں اگر آپ کو کہوں نا کہ ہمارے پاس جتنا بھی پوٹینشیل ہے نا, اس کی سب سے اگر ٹاپ لسٹ پہ اگر کوئی لکھے نا تو ہماری یوتھ ہے. بالکل, 65% یوتھ جس کے پاس ہو, اور اس ملک کے الگ حالات ایسے ہیں. ابھی ہماری سر یوتھ ہی پریشان ہے کہ کرنا کیا ہے. تو اس کو اصل میں ان کو کوئی ڈائریکشن موٹیویٹ کرنا ہے, ڈائریکشن ان کو ڈائریکشن دینی ہے, ان کی سکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں کام کرنا. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. بلا شبہ یہ یوتھ ہی ہے جو آپ کے ملک کو آگے لے کے جانے والی ہے, اور ان کے لیے اگر آپ راہیں ہموار کریں گے, انہیں اگر آپ مواقع دیں گے, تو آپ کا ملک جو ہے انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. بریک ہوگی, جوائن کریں گے آپ کو ایک بریک کے بعد. پروگرام کے حصے میں جی, جیسا کہ ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, کاروباری افراد پریشان ہیں, لیکن ہم نے جو اینڈ کیا تھا اپنی بات کا وہ یہ کیا تھا کہ نوجوان جو ہیں وہ ملک کو سنبھالا دے سکتے ہیں, وہ اگر آگے بڑھے ان کے لیے مواقع پیدا ہوں. اب نوجوان پریشان ہیں کہ وہ کام کس طرح سے کرے, بہت زیادہ پیسے ان کے پاس نہیں ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. سو ہمارے پاس بہت سارے پلیٹ فارم موجود ہیں, آپ گھر بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں. آن لائن بہت سارے ایسے آپ کے پاس اس طرح کے مواقع ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے آرام سے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ پیسے بھی کما سکتے ہیں. سو ٹرینر ایسے موجود ہیں جو کہ آپ کو باقاعدہ طور پر ٹریننگ بھی دیتے ہیں. آج ہمارے پاس جو ہمارے مہمان موجود ہیں, دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف مل جل کر 10 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, فری ٹریننگ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ کس طرح سے گھر بیٹھ کر جو ہے آن لائن اگر آپ کام کریں تو پیسہ کما سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جن کا تعارف آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی, کاشف شاہ صاحب اور دانیہ خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ گرو کے نام سے یہ کام بھی کر رہے ہیں, فری لانسنگ کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں, انٹرپرینور ہیں, بہت سارے لوگوں کو یہ کام کرنے کا طریقہ ٹریننگ دے چکے ہیں. سو
आइडियाज़ बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट किस तरह से करना है ये हम इन्हीं से जान लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसी हैं? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ा मसला आजकल हर किसी का यही है कि काम करने को कुछ नहीं है। दानिया, आपसे आगाज़ कर लेते हैं, कुछ ख़वातीन के लिए भी हम आपसे पूछेंगे। सो ये जो एक बहुत बड़ा मसला है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जॉब करें, क्या काम करें, अब ये मसला रह गया। आज के दौर में आई वुड से ये सबसे आसान तरीन दौर है पैसे कमाने के लिए या कुछ करने के लिए, क्योंकि हमारे पास फ्री प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। फ्रीलांसिंग की बात कर लें अगर, अपवर्क है, फाइवर है, इवन ये जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनको भी अगर हम प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें तो हम यहाँ से भी पैसे कमा सकते हैं। और फिर बताने वाले बहुत हैं। हम दो अगर 10 साल से करें, इस तरह पाकिस्तान में और भी बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं। तो अब ये मसला नहीं रह गया। आई थिंक आज के दौर में अगर कोई नहीं कमा रहा तो उसकी अपनी गलती है। उसकी अपनी गलती है, बिल्कुल ऐसी है। कोई एज ग्रुप भी काशिफ साहब इसके लिए मैटर करता है? नहीं, इसके लिए कोई एज ग्रुप नहीं है। अगर मतलब एक यंग बच्चा 13-14 साल का करना चाहता है तो वो भी पैसे बना सकता है, यूट्यूब कर सकता है, कुछ सो मेनी डिफरेंट थिंग्स कर सकता है। अगर आपकी उम्र 40 है, 45 है, 50 है, तो भी आप अपने तजर्बे को जो उनसे अब लोगों के साथ शेयर करके भी पैसे बना सकते हैं। तो अभी तो बहुत सारे, जैसे दानिया ने कहा, जब मैंने स्टार्ट किया था 20 साल पहले, तो वो दौर काफ़ी मुश्किल था क्योंकि मेंटोर्स नहीं थे, प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, इस पे तो हुकूमतें बन रही हैं और पता नहीं क्या क्या मामला चल रहे हैं। बड़ा आसान दौर है, ऑप्शंस हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा, लोग कहते हैं काम स्टार्ट कैसे करें। एक आम कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आपने कुछ काम करना है, पर्सनली कुछ आपने इनिशिएटिव लेना है तो ढेर सारे पैसे होने चाहिए। क्या वाकई ये ठीक है? नहीं, अगेन जैसे फेसबुक पे अकाउंट बनाना फ्री है, अपवर्क पे अकाउंट बनाना फ्री है, फाइवर पे फ्री है। तो आज के दौर में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आप अपना स्किल या सर्विस दोनों में से एक चीज़ आपके पास हो तो आप उसको बेच के आप इजीली अर्निंग कर सकते हो। यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ मनी, बल्कि थोड़े से पैसे भी नहीं चाहिए। आप बिल्कुल ज़ीरो में, फ्री में भी स्टार्ट कर सकते हो। बस इम्पॉर्टेंट ये बात है इसमें कि आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर मेड ऑफ। आप किस चीज़ के लिए बने हो, आपके अंदर ऐसा क्या स्किल है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर इंसान को कोई ना कोई खसूसियत दी है। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे कुछ बेसिक स्किल्स बता दें कि अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस करना है, वैसे तो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, सो ऑनलाइन अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ बेसिक बुनियादी चीज़ें जो कि लेट्स सपोज अगर मैं करना चाह रही हूँ मुझे पता होनी चाहिए। अच्छा, जो अगर मैं कहूँ कि टॉप इम्पॉर्टेंट स्किल जो सा है एक, तो वो होगा डिजिटल मार्केटिंग। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप उसको ब्रेक डाउन करके थोड़े टाइम में भी पैसे बनाना चाहें, लेट्स से अगर आपके पास 1-2 माह है, ज़्यादा टाइम नहीं है और आप इसमें बनाना चाहते हैं तो आप उसमें फेसबुक सीख लें, उससे पैसे बना लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म भी आपका साथ दे वो स्किल, तो हम ये कहते हैं, अब हमारी ये प्रेडिक्शन है 2018 से हम लोग ये कहते आ रहे हैं कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करेंगे वो 3 साल में मिलियनेयर्स बन सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये तमाम बिजनेसेस की ज़रूरत है। अभी दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, तमाम डिजिटल हो गए। जो हालात समहाउ हम पाकिस्तान में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यही हालात दुनिया भी एक्सपीरियंस कर रही है। तो सबको ऑनलाइन ही जाना है। तो ऑनलाइन जाते हुए बिजनेस को अगर कुछ बेचना है तो उसको मार्केटिंग की ज़रूरत है और अब डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। तो आप ये कर लें, यू कैन मेक सो मच मनी। सही। अब मुझे दानिया बताइएगा, ख़वातीन भी क्या इस तरह से घर बैठे अपने घर के काम के साथ साथ कुछ कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं, बल्कि करना चाहिए। कुछ आइडियाज़ भी शेयर कर दीजिएगा फिर। अच्छा, ख़वातीन के लिए आई वुड से सबसे आसान जो है ना, एक तो यूट्यूब चैनल। आप यूट्यूब से बहुत अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। लोग $45,000 कमाते हैं, $50,000 कमाते हैं, कितना भी कमा सकते हैं। आप स्टार्ट में $1-2 हज़ार भी अगर कमा रहे हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है। तो आपको फॉर एग्जांपल कुकिंग का शौक है, आप कुकिंग का चैनल बना लें। पाकिस्तान के टॉप चैनल्स में से हैं जो कुकिंग चैनल्स अच्छा कमा रहे हैं। आप मेकअप का चैनल बना लें। आप पेरेंटिंग का चैनल, आप देखें पूरे पाकिस्तान में पेरेंटिंग कोई नहीं करा रहा, पेरेंटिंग का चैनल बना लें। सो जो चीज़ आपको आती है, स्टिचिंग है, आप उसका चैनल बना लें। यूट्यूब इज़ वेरी ईजी। उसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग से ख़वातीन कमा सकती हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप ले लें, अगर आपको ख़ुद बनाने का शौक़ है, कपड़े डिज़ाइन करने का या हैंडमेड आइटम्स बनाने का, खाना बनाने का, तो आप अपना एक पेज आपने बस बनाना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप उसके साथ आपने इंटीग्रेट करना है और सिंपली आपने तस्वीरें लगाई जानी है, ऑर्डर्स आपको आते रहेंगे। कितने बच्चे मेरे ऐसे जानने वाले हैं जो ऐड भी नहीं चलाते। ऐसी लड़कियां भी हैं, ऐसी ख़वातीन भी हैं जो सिर्फ लगा रही हैं कंटेंट, ऐड भी नहीं चला रही। और वो जो डेली लगाती हैं ना, तो किसी ना किसी के जहन में वो बात क्लिक कर जाती है कि यार ये जोड़ा तो मुझे चाहिए था, ये फलां चीज़, यार ये ऑर्डर तो मुझे अपने बच्चों के लिए करना था। तो अगर आप
कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। यूट्यूब इज़ वेरी आइडियल फॉर फीमेल्स, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है फीमेल्स के लिए। फिर एक कैनवा आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक चल रहा है। कैनवा बड़ा अच्छा टूल है क्योंकि ख़वातीन को ज़रा एस्थेटिक का और ग्राफिक्स का इन चीज़ों का शौक होता है, तो वो अगर कैनवा का टूल फ्री है, साइन अप कर ले, वहाँ से आप चीज़ें बनाएं, लोगोज़ बनाएं, ब्रोशर्स बनाएं, चीज़ें क्रिएट करें और फाइवर पे आप उनको बेचें, तो इसमें 1 रुपया भी नहीं आपका लग रहा सारी process। बिल्कुल ऐसे ही है, बस आपको टाइम दे के बैठना है और काम करना है। स्किल्स, ये कहीं पे ट्रेनिंग अगर लोग लेना चाह रहे हो तो ऑनलाइन ये ट्रेनिंग भी मिल जाती है आपको? हमारी फ्री ट्रेनिंग्स भी हैं। अगर आपको असिस्टेंस नहीं चाहिए और अपनी सेल्फ पेस पे आप सीख सकते हैं तो आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे आप दानकाश लिखें और आपको जो है वो डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, यू नीड सम मेंटोर और सम गाइडेंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, तो हमारी पेड ट्रेनिंग्स भी हैं। वो लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हैं, कश्मीर में है और अभी हम 122 डिफरेंट सिटीज़ में उनको और भी ओपन करने जा रहे हैं। हमारी कुछ कोलैबोरेशंस भी हैं बड़े इदारों के साथ, उनके साथ मिलकर। मैक्सिमम मिनिमम आप कितने पैसे कमा सकते हैं? मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम अगर आप कमाना चाहते हैं तो आप $100-200 अ मंथ इनिशियली पहले दूसरे वीक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सही। अच्छा जी, इसके साथ साथ मुझे एक और प्रॉब्लम्स बता दें। यहाँ पर लोग कहते हैं फेक अकाउंट बहुत बने होते हैं, इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। सो अगर किसी ने काम स्टार्ट करना है तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे होशियार रहना है? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल्कुल ऐसा ही है, लोकल मार्केट में ना ये चीज़ें चल जाती थी, लोगों को पता नहीं लगता था, किसी ने किसी धोखा किया नहीं पता लगा। ऑनलाइन की जब हम बात करते हैं तो हर किसी का ना डिजिटल फुटप्रिंट है। अगर कोई बंदा कहीं पे धोखा करता है तो वो पकड़ा जाएगा। अगर आज है ना, हमारे साथ खुद ये हो चुका है, आपको दिखाया कुछ जाता है, भेज कुछ दिया जाता है, फिर देखें हर चीज़ का वक्त है। अभी सैचुरेशन का प्रोसेस से गुजर रहा है। अभी तो ये थोड़ा मसला था या होगा, लेकिन जब आपने कोई भी चीज़ बाय करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा, बाय करते हुए रिव्यूज़ का ख्याल रखें। पहले रिव्यूज़ देखें लोग क्या बोल रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, इजीली पता लग जाता है। अगर आपने ऑनलाइन काम करना है, सर्विसेज काम कर रहे हैं, हाँ, तो आप उनका पूरा जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं आप उनकी प्रोफाइल देखें कि उनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, उनका कार्ड वेरीफाइड है, क्या उनका डिस्प्यूट का रेशो कितना है, क्या उनका हायर रेट ठीक है। फिर कोई भी काम करने से पहले पेमेंट आप हाफ अपफ्रंट ले लो, या एस्क्रो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपकी पेमेंट अपने पास रख लेता है। जब तक काम कंप्लीट नहीं होता, ना वो क्लाइंट के पैसे हैं ना वो आपके हैं। जब काम मुकम्मल हो गया आपके पास आ जाएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन है अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहें। आप कुछ खवातीन के लिए मैसेज देना चाहें, फिर मैं काशिफ साहब की तरफ आना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी वालिदैन को स्पेशली कि अपनी बच्चियों को खुद मुख्तार बनाएं और बाइख्तियार बनाएं। आप उनको किसी और के साथ बांधने का ना सोचें कि वन डे दे विल गो, नहीं, आप हमेशा से उनकी ये ट्रेनिंग करें कि तुमने अपने लिए खुद खड़े होना है। बिल्कुल। और मैरिड खवातीन को भी यही कहूँगी कि रादर देन वो प्रेशर आप अपने हस्बैंड पे डालें या किसी और से एक्सपेक्ट करें कि वो आपके घर की या आपकी ज़रूरियात पूरी करे, आप खुद करें। आज के दौर में मुमकिन है और हम जानते हैं कि हमारे माशरे में खातून के लिए बाहर निकलना मुश्किल है, बहुत सारे मसाइल हैं, सब कुछ है, तो आप घर बैठ के करें ना। इट्स वेरी इजी, आप स्टार्ट करें, बस पहला कदम लें। बिल्कुल। काशिफ साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं स्टूडेंट्स को या घर में जो भी लोग भी अभी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या कुछ ज़िंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, इसके लिए जस्ट एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पहला कदम उठाएं। लोगों का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो पहला स्टेप लेते नहीं है। आप सोचते रहते हैं, करते नहीं है। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। बिल्कुल, आप पहला कदम उठाएं। इंटरनेट के ऊपर आपको 100 टाइम्स ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा और आप जो भी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा है। इसके लिए आपको जी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हीला करने वालों के लिए वसीला बनता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करेंगे जी सेगमेंट्स, और सेगमेंट्स में सबसे पहले जी बदलते मौसम की सूरत हाल। तो शहर में आजकल हालात ये चल रहे हैं, कभी धूप होती है, कभी बारिश होती है और कभी आपको पता भी नहीं होता तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। तो मौसम कैसा रहेगा, हमने मायदा की तरफ चलना है, वो हमें वेदर अपडेट्स बताएंगी। जी मायदा।
मौसम के जो मिजाज ही निराले आज पाए जा रहे हैं। मौसम में बेहतरी देखने में नज़र आई थी, लेकिन आज फिर हब्स और घुटन महसूस की जा रही है। लेकिन मौसम बेहतर होना है, ऐसा महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो पेशगोई की गई है। मौसम जब अच्छा होता है तो शहरी बड़ी तादाद में पार्कों का रुख करते हैं। अभी भी ठंडी हवाएं तो वैसे चल रही हैं, लेकिन बादल भी कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी अपना मुखड़ा सूरज दिखाता है। मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कैसे मौसम एंजॉय हो रहा है? बादल भी आ रहे हैं, थोड़ी हबस और घुटन भी है यहाँ पर। आज हल्का हल्का सा यानी कि बादल भी है तो प्यारी प्यारी सी हवा चल रही है, तो इसलिए जब लोग यानी कि स्ट्रेस फील करते हैं घरों में तो इसलिए पार्कों का रुख करते हैं और इंजॉय करते हैं, क्योंकि आज अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे मौसम से नवाजा है सबको। क्योंकि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है ना, इसलिए तो मौसम आजकल बड़े प्यारे हैं। तो अपनी बात करता हूँ कि स्टडी से जब स्ट्रेस फील करते हैं तो पार्कों का रुख करते हैं ताकि माइंड फ्रेश हो जाए और इंजॉय हो जाए, यानी कि ताकि बोरिंग फील ना हो। तो घंटे के लिए निकल आते हैं पार्कों में और फिर वापस चले जाते हैं, फिर यानी कि अच्छा फील होता है। यहाँ पे मैंने देखा था आप गेम भी खेल रहे थे यहाँ पे। जी, वो घर पे ना बस बच्चे तंग करते हैं तो इसलिए इधर इजीली होता है गेम खेलना, तो इसलिए बाहर यानी कि इजीली माहौल अच्छा होता है, फ्रेश हवा कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। हाँ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, कोई डिस्टर्ब नहीं करता इधर। पार्क का एक पॉजिटिव यूज़ है कि जब आपको घर कोई तंग कर रहा हो तो आप पार्क में आके सुकून से जो है यहाँ बैठ के रिलैक्स फील कर सकते हैं। आपका डिप्रेशन कम होता है, जैसे कि इन्होंने भी बताया। और गेम्स भी आप यहाँ खेल सकते हैं। घर आपको तंग करने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई तंग करने वाला भी नहीं होता। तो बादल भी आ रहे हैं, सूरज भी जो है वो कभी सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएँ भी 23 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। टेम्परेचर जो है आज महकमा मौसमियात की जानिब से जो रिकॉर्ड किया जा रहा है अभी वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन बारिशों के अमकानात भी जाहिर किए गए हैं। बारिशें भी होंगी, मिला जुला मौसम भी रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये जो मौसम इस टाइम रिकॉर्ड किया जा रहा है मिला जुला, इसको हमारे शहरी जो है अभी तो फिलहाल बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मायदा, मौसम की सूरत हाल आपने बताई। तो बच्चों की तो इन दिनों में छुट्टियां चल रही हैं, तो आप अच्छे तरीके से मौसम को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ों का जो आपने ख्याल रखना है। बार बार आपसे कहते हैं जी, कोविड भी है, डेंगू के ख़तरे भी हैं। बारिश अगर हो रही है तो अपने इर्द गिर्द ज़रूर आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि घर में कहीं पर भी बारिश का पानी जमा ना होने दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। हम देख रहे हैं केसेस डेंगू के भी रिपोर्ट हो रहे हैं, कोविड के भी। तो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ आप रहें और इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। बाकी बारिशें अगर हो रही हैं तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कुछ चीज़ों का आपको उमूमी तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। ड्राइव अगर कर रहे हैं तो आपने एहतियात के साथ करना है। घर में बरक़ी आलात का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो वो आपने एहतियात के साथ करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात सेम टाइम पर नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।